यहां पर हम ये देखते हैं कि ये इतने महत्वपूर्ण जो हैं, उसका कारण क्या है। ये बहुत सारे गुणों का निर्धारण करते हैं, हम देखेंगे। तो पहले हम समझें कि ये जो अस्थानीकृत बंध हमने पढ़ा, डीलोकलाइजेशन, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है। अस्थानिक बंध या इलेक्ट्रॉन, ये दो प्रकार के हमारे पास इसका प्रभाव पाया जाता है। पहला स्थायी प्रभाव, दूसरा अस्थायी प्रभाव। स्थायी प्रभाव दो तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा इसी में है आपका मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव। वैसे हम दोनों को थोड़ा अलग अलग करके पढ़ लेंगे। तीसरा है आपका अति संयुग्मन। अस्थाई के अंतर्गत दो प्रभाव हैं, इंडक्टोमेरिक प्रभाव और दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो अब हम एक एक प्रभाव के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव को। पहला प्रभाव है आपका प्रेरणिक प्रभाव। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होता है, मान लो कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन के यौगिक में, कार्बन की श्रृंखला में एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, एक ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो या तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और खुद ऋणावेशित और कार्बन को धनावेशित कर देता है, और या उल्टा करता है जिससे वो खुद धनावेशित हो जाए और कार्बन ऋणावेशित। तो ये प्रभाव केवल इन दोनों के बीच नहीं रहता, इस खिंचाव का असर कार्बन की पूरी श्रृंखला में आगे तक होता है और थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन इनका भी खिंच जाता है एक ही दिशा में। इस प्रभाव को नाम दिया गया प्रेरणिक प्रभाव। मैं परिभाषा बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कार्बन की श्रृंखला में किसी एक सिरे पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण सिग्मा बंध के, कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का या युग्मों का एक ही दिशा में आंशिक रूप से विस्थापित होना, एक ही दिशा में आंशिक रूप से विस्थापित होना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अब क्यों होता है ये समझते हैं पहले। माना कि X कोई विद्युत ऋणात्मक समूह है जो CX बंध, पहले कार्बन और अपने बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे X पर थोड़ा ऋण और कार्बन पे थोड़ा धनावेश आ जाएगा। धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अब ये पहला कार्बन क्या काम करेगा, ये अपने और कार्बन 2 के बीच बने बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा सा खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन 2 के ऊपर भी धनावेश आएगा, लेकिन इसकी मात्रा पहले वाले की तुलना में कम होगी। ऐसा ही कार्बन 2 आगे करेगा, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में, उसमें आने वाले धनावेश की मात्रा थोड़ी और कम होगी।
इसके बाद ये प्रभाव आगे बढ़ेगा, लेकिन 3 या 4 कार्बन के बाद ये प्रभाव नगण्य हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है। इसको कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। सिंपल सा है कि जैसे आप हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं लाइन बना के, और किनारे के एक लड़के को शरारत सूझी और उसने खींच लिया, तो क्या होगा? वो ऐसे झुकेगा, उसके बाद वाला थोड़ा कम झुकेगा, उसके बाद वाला थोड़ा कम, 3 4 के बाद कोई खास असर नहीं दिखेगा। यही है प्रेरणिक प्रभाव। अब प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार क्या है? पहला प्रकार है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव ये है, इसी को हम प्लस आई प्रभाव कहते हैं। जब जुड़ा हुआ समूह X इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हो, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित न करे, क्या करे? प्रतिकर्षित करे, देने वाला हो। जैसे CH3 समूह, C2H5, या इसी को हम एक ब्रैकेट में ले लें या R लिख लें तो भी चलेगा। NH3 ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, NH2R ग्रुप हो गया आदि। ये सब इलेक्ट्रॉन दान करने वाले या अपनी तरफ से देने वाले ग्रुप हैं। दूसरा प्रभाव है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या माइनस आई प्रभाव जब हम बोलते हैं, तो यहां X समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। तो X में आपके सारे हैलोजन आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो समूह, साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना? तो आपको प्रेरणिक प्रभाव क्लियर हो गया होगा। जब एग्जाम में लिखना हो तो इतना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है? अब इसके बाद आते हैं दूसरा प्रभाव, जिसको हम मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है। तो पहले हम मेसोमेरिक पढ़ लें। मेसोमेरिक प्रभाव को मैं आपको संयुग्मन प्रभाव के रूप में पढ़ाऊंगा। देखिए क्या होता है, ब्यूटाडाइईन हम लेते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइईन। अगर आप इसकी संरचना को देखें तो CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH CH डबल बॉन्ड CH। पर क्या ये सही है? जरा समझते हैं। हाइड्रोजन हटा लेते हैं, सिर्फ कार्बन की बात करते हैं। यहां हर एक कार्बन sp2 संकरित है, तो ये कार्बन हो गया। हर एक कार्बन के पास sp2 संकरण के बाद एक एक p कक्षक बचता है। ठीक है? अब ये p कक्षक आपस में पाई बंध बनाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा एक पाई बंध बना सकते हैं, तीसरा और चौथा एक पाई बंध बना सकते हैं। ये पहली संरचना हुई। मैं एक और संभावना पे आपको विचार करने को बोलता हूं। जरा देखिए,
ऐसा ही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला वाले के पास, पहले कक्षक के पास सिर्फ एक जगह है जहां वो पाई बंद बना सकता है, और वह दूसरे के साथ अतिव्यापन कर ले। चौथे के पास भी सिर्फ एक ही है कि वो तीसरे से अतिव्यापन करे। लेकिन दूसरे के पास क्या है? दूसरा वाला पहले के साथ भी अतिव्यापन कर सकता है और तीसरे के साथ भी कर सकता है। सेम ऐसे ही तीसरा वाला चौथे के साथ भी कर सकता है और दूसरे के साथ भी। तो ये संभावना नहीं है क्या सही? बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे पास दो संभावित संरचनाएं हैं, जिनमें एक में अगल बगल वाले पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा अतिव्यापन करते हैं, दूसरे में बीच के दोनों कक्षक अतिव्यापन कर लेते हैं। तो इन दोनों से मिल के एक बीच की संभावना बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्यूटाडाईन की संरचना में पाई बंध सिर्फ एक और 3 नंबर पे ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सही नहीं है। यानी ब्यूटाडाईन की संरचना न तो पूरी तरह से एक जैसी होगी और न ही पूरी तरह से दो जैसी होगी। वो दोनों में इधर उधर क्या करते रहेगा, लगातार बदलता रहेगा। इसलिए इसकी संरचना में हम ये मानेंगे कि सभी पी कक्षक आपस में क्या है, मिल जाते हैं। और इस तरह से हम ये निर्धारित करते हैं कि ब्यूटाडाईन की अकेली संरचना उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती। ऐसे में ब्यूटाडाईन दो या दो से अधिक संरचनाओं के बीच के रूप में क्या करता है, पाया जाता है। यानी ब्यूटाडाईन की संरचना न तो पूरी तरह से एक जैसी है और न ही पूरी तरह से दो जैसी है। इस तरह का व्यवहार मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। यानी जब हम किसी अणु की एक संरचना न दे पाए, हमको उसकी एक से ज्यादा संरचना देनी पड़े और उसका व्यवहार किसी एक संरचना से समझाना संभव न हो, तो इसे मेसोमेरिक प्रभाव कहेंगे। इसी रिलेशन में आपको अनुनाद को भी समझना है। सेम तरीके से है, थोड़ा मेसोमेरिक पढ़ा दिया, अब आप अनुनाद आसानी से समझ सकते हैं। अनुनाद को हम बेंजीन से बहुत आराम से समझ सकते हैं। वास्तव में बेंजीन की संरचना में दो मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात, सभी कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम है। दूसरा, ये काफी स्थायी है। तीसरा, ये प्रतिस्थापन क्रिया देता है ज्यादातर। अब अगर हम बेंजीन की एक संरचना बनाते हैं, जैसा कि कैकुले ने दिया था एक संरचना, तो इससे हम बेंजीन के सभी कार्बन कार्बन 1.39 एंगस्ट्रॉम के हैं नहीं समझा सकते, क्योंकि यहां 3 हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और 3 डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 होती है और डबल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.34। लेकिन वास्तव में बेंजीन में सभी बंध कितने के हैं, 1.39, जो कि न तो 1.54 है न 1.34। तो बेंजीन की ये अकेली संरचना इस गुण को नहीं समझा सकती। तो कैकुले ने एक और संरचना दे दी। उन्होंने कहा बंध लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं, इससे ये बात साफ हो गई। बाद में डेवार ने 3 और संरचनाएं दे दी। उन्होंने कहा भाई ऐसा भी हो सकता है।
अब बेंजीन की ये 5 संरचनाएं हैं, इन सब को मिला के एक ने कहा कि भाई पेपर पे कैसे लिखोगे, तो पेपर पे ऐसे लिखोगे। इसको कह दिया अनुनाद संकर। तो हमको बेंजीन की इतनी सारी संरचना क्यों देनी पड़ी? इसलिए देनी पड़ी क्योंकि बेंजीन की कोई भी एक संरचना बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती। तो उसके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचनाएं देनी पड़ी। इसी प्रभाव को कहा जाता है अनुनाद। मतलब जब किसी अणु की एक संरचना उसके सभी गुणों की व्याख्या न कर पाए, तब उसके लिए एक से अधिक काल्पनिक संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, जिनमें केवल इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का अंतर होता है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। ये गुण अनुनाद कहलाता है। और इन अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर एक नई नई संरचना बनाई जाती है, जिसे अनुनाद संकर कहते हैं। अब अनुनाद को कराने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अनुनाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परमाणुओं की पोजीशन, परमाणुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना है। नंबर 2, केवल बंध और इलेक्ट्रॉन के स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 3, कुल बंधों की संख्या या कुल अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। कुल आवेश हमेशा समान होना चाहिए सभी संरचनाओं पे। इनके बीच ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अब इस अनुनाद से फायदा क्या होता है? अनुनाद से फायदा यह होता है, नंबर 1, कि अनुनाद से आपके बंध की लंबाई में परिवर्तन आ जाता है। द्विबंध की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है और एकल बंध की घट जाती है। तो इस तरह से बंध की लंबाई में परिवर्तन आता है। दूसरा, आप इससे किसी अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के मान की व्याख्या कर सकते हैं। ऐसा अणु जिसमें आप सामान्य तौर पे नहीं समझा पा रहे हैं कि धुआं कैसे हुआ, यहां समझा सकते हैं। नंबर 3, जितना ज्यादा अनुनाद होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, अणु का स्थायित्व उतना अधिक हो जाता है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे। आपको कुछ पूछना है तो मैं अभी 5-7 मिनट आपसे डिस्कस कर सकता हूं। ठीक है, किसी को पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट कर लें और आप पूछ सकते हैं। कॉलेज संबंधी कोई बात भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो बोलो। मेसोमेरिक भी वैसा ही है, लेकिन खुली श्रृंखला के लिए है। आप देखो कि हमने बना तो दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बंध की लंबाई 1.34, यहाँ 1.34 और वहां 1.54 होना चाहिए, है ना, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में ब्यूटाडाइमीन में भी जो बीच का बंध है वो सिंगल बॉन्ड जितना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। वो कैसे पता चला? तो उससे हमने ये देखा कि भाई वास्तव में जब 4 हमारे पास पाई बंध बनाने वाले हैं तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? 2 संभावनाएं। पहले तो आप ऐसा बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। यानी हम कक्षक नंबर 2 और कक्षक नंबर 3 को निश्चित नहीं कर सकते कि वो एक के साथ ही बनाएगा और 4 के साथ ही बनाएगा। 2 वाला कक्षक, जैसे आपके घर के बगल में 2 किराना दुकान है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आप सिर्फ पहले दाएं साइड वाले के साथ ही लेंगे, बाएं वाले के साथ कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। नहीं हो सकता ना भाई। ये तो आपकी स्वेच्छा है कि आपका जब मन करे आप बगल वाले के पास जा सकते हैं, जब मन करे आप इधर भी जा सकते हैं। ठीक। तो यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका व्यवहार दोनों के प्रति क्या होगा, सम होगा। और जहां पर भी कोई अणु ऐसा व्यवहार करता है कि
कि उसकी एक नहीं एक से ज्यादा संरचना है, तो उसको हम कहेंगे मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक को ही अनुनाद कहा जाता है रिंग स्ट्रक्चर के लिए मूल रूप से। ठीक, और किसी को पूछे भाई, कोई दिक्कत नहीं। और टेस्ट वगैरह की तैयारी हो गई? आप लोगों का पेपर रेडी है? 20 क्वेश्चन का मैंने दिया हुआ है भटगांव वालों के लिए, है ना? हम्म। आ, बेटा दूसरे कॉलेज, ये इंटरनल एग्जाम है ना, कॉलेज वाइज होगा। आपके कॉलेज में भी शायद हुआ होगा या होगा आपका, और ये नंबर जो है हमको यूनिवर्सिटी भेजना होता है, तो जनरल नहीं है। लेकिन बाद में लोग दे देंगे, एग्जाम हो जाएगा से बताऊंगा, तो आप अपनी उसके लिए टेस्ट दे सकते हैं जानकारी के। लेकिन अभी जो टेस्ट होगा वो सिर्फ भटगांव वालों के लिए होगा। तो क्वेश्चन तो उस दिन दूंगा ना बेटा, आधे घंटे का टाइम दूंगा आपको मैं। और पोर्टल आधे घंटे के लिए ही ओपन किया जाएगा, आधे घंटे या 40 मिनट के लिए उसमें। हाँ, उनके बाद दूंगा। इन लोगों का टेस्ट हो जाए, नंबर चला जाए, तो अगले हफ्ते आप लोगों को शायद, है ना, मैं दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। हम्म। और कुछ? प्रेरणिक प्रभाव का मतलब होता है जब कोई समूह किसी किनारे पे, कार्बन की चैन होती है ना, उस चैन के किसी किनारे पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़ा होगा, तो वो केवल एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, उस खिंचाव का असर चैन के बाकी परमाणुओं में भी क्या होगा, पता चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। जैसे एक उदाहरण लो, कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आप लोग आपस में कभी प्रेयर की लाइन में लगे हो स्कूलों में, और कभी कोई ना कोई पीछे का बंदा बेहोश भी हुआ होगा। तो आप नोटिस करो, वो बेहोश वाला अचानक सामने वाले पे गिर गया। ठीक है ना, मैं उसको लाइन बना के बता रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। आप देखो कि आप लोग ऐसे लाइन में लगे खड़े हो, ठीक है ना, प्रेयर की लाइन में खूब सारे 20-25 लोग एक लाइन में खड़े हो। ये नंबर 1 है और ये नंबर लास्ट है। ये बंदी बेहोश होके गिर गई इसके ऊपर, तो इससे इसको धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो अगर हम टाइल्स रख दें, टाइल्स समझते हो ना, नॉर्मल टाइल, तो ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये चैन रिएक्शन आगे तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है क्या? जब आप लाइन में लगे रहते हो और पीछे की एक लड़की, सबसे पीछे वाली लड़की बेहोश होकर उसके आगे वाले ऊपर लुढ़क गई, तो क्या पूरी लाइन आगे तक पूरा गिर जाती है? नहीं गिरती ना। होता यह है कि ये लड़खड़ाती है, और ये थोड़ा सा इसको टच कर लेगी, इसको भी धक्का लगेगा तो ये एक हाथ हल्का सा टिका लेगी, और बात इसके आगे नहीं बढ़ती। 2-3 लोगों से आगे बात, मतलब धक्का जो है वो आगे नहीं बढ़ता। समझ में आई बात? यही है प्रेरणिक प्रभाव, कि कार्बन की श्रृंखला में जुड़ा हुआ कोई परमाणु अगर इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ये प्रभाव सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, सिर्फ पहले तक ही नहीं रुकेगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब ये वाला इससे खींचेगा क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, तो खिंचाव का मान कुछ आगे तक बढ़ जाता है चैन में। धक्का देगा तो वो भी कुछ आगे तक बढ़ जाएगा। तो इसमें कौन सा बंध प्रभावित होता है? सिग्मा बंध। ठीक है, और इस प्रभाव को नाम दे दिया हमने प्रेरणिक प्रभाव। अगर खींचेगा तो माइनस आई, धक्का देगा तो प्लस आई।
और किसी को कुछ पूछना है, कोई और टॉपिक के बारे में कुछ और जानकारी? सभी लोग अभी, हाँ बोलो। हाँ बोलो। वो मैथ्स वाला है बेटा, एक्चुअल में मेरे लिए भी कुछ बहुत सरल नहीं है आपको पढ़ाना, मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ। लेकिन उसमें से मैं मेन मेन आपको आखिरी में बता दूंगा। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं कि पिछले साल जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी तैयारी कर लीजिए, उसमें आपको कवर हो जाएगा, है ना। वो एक्चुअल में गणित वाला है और उसका बस इसी साल इस्तेमाल है और कहीं नहीं है। तो मैं उसमें से आपको क्या बता सकता हूँ, मैं उसमें से आपको बाइनरी संख्या निकालना बता सकता हूँ, लॉग लेना बता सकता हूँ, और संभवतः कुछ प्रोबेबिलिटी का बता सकता हूँ, पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चूंकि मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए बेवजह उस जगह हाथ नहीं डालूंगा जो मैं आपको ठीक से नहीं बता पाऊँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कॉलेज जाते हैं बिना मास्क के, भाई मत जाइए। आप नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। और अ, वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन आवश्यक हो तो ही कॉलेज जाएं। और अगर क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो बेहतर है ऑनलाइन ही अटेंड करें। नंबर दो, अगर जा रहे हैं कॉलेज तो मास्क जरूर लगा के जाइए। और कोई कितना भी कहे, आप कम से कम एक चेयर का डिस्टेंस बना के बैठिए। ठीक। तबीयत खराब होगी ना तो कोई आएगा नहीं घर में पैसे देने के लिए कि ये इलाज करवा लो। ठीक है। अच्छा, और कुछ किसी को पूछना? बाकी कॉलेजेस में भी ऑफलाइन शुरू हो गया होगा, है ना। तो अ, जैसे सभी का टाइमिंग लगभग सेम ही रहता होगा मेरा ख्याल है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का। तो मेरे को अपना टाइमिंग आप लोग अपने अपने ग्रुप में भेज देंगे कि सर हमारे यहाँ इतने से इतने बजे तक लगता है। तो फिर क्या है, मैं मैनेज करूंगा कि ऐसे टाइम में लिया जाए जो केमिस्ट्री का ही टाइम हो सबका। नहीं तो हो सकता है आपको नुकसान हो सकता है अभी शायद किसी का बॉटनी चल रहा हो और वो मजबूरन केमिस्ट्री अटेंड करो करे, तो ऐसा नहीं हो, है ना। तो ये टाइमिंग में कोई बुराई नहीं है मतलब, है ना। अच्छा, ये जो देखो अलग अलग कॉलेज का फंसता है ना। अच्छा ये बताओ, 11:30 से किस तक है? 11:20 या 11:30 से? अच्छा, तो बॉटनी अटेंड नहीं कर पाओगे ऐसे में, है ना। और चलो मॉर्निंग थोड़ा पहले ले लें। अच्छा, सब क्लास तो 11:30 के बाद ही लगती होगी ना? 9:40 से ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा। अ, तो कौन सा टाइमिंग सुटेबल है बताइए मेरे को, तो फिर मैं वो टाइमिंग आप लोगों के लिए लूं। भाई एक ग्रुप कह रहा है 12 बजे से। नहीं तो आप अपना बताइए कि इस टाइम हो पाएगा, जो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम हो, यानी जो पहले पॉसिबल हो। लेट का मत बताइए, जितना पहले पॉसिबल हो सके वो टाइमिंग बताइए। 10 से 11। किसी और का बताएं भाई, किसी और को दिक्कत है कुछ? 10:15 पे केमिस्ट्री का होता है। अच्छा, मतलब 10 से 11 में ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैं टाइमिंग चेक कर लेता हूँ। हाँ। कौन सा होता है बेटा? अच्छा। नहीं, 10 एकदम एग्जैक्टली नहीं, मतलब 10 से 11 के बीच लेंगे ना अपन। तो अपन 10:10 से ले सकते हैं, 10:15।
है क्या? 9 से 9:40, है ना? इसमें किसी को दिक्कत है भाई? चलो देखते हैं, तो 9 से 9:40, 9:50 तक चला जाएगा, है ना? चलेगा? ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, देखता हूं, कल मैं आपको मैसेज करूंगा कि क्या टाइमिंग हम इसमें दे पाएंगे। तो कोशिश करूंगा कि आपको 9 बजे के आसपास का टाइमिंग दे दिया जाए, ठीक है? हाँ। हाँ जी। नहीं नहीं, वीडियो तो मैं लगातार भेज ही रहा हूँ। आपका पी ब्लॉक लगभग समाप्ति पे है, ठीक है? पी ब्लॉक लगभग समाप्ति पे है, तो इनऑर्गेनिक को उसी तरीके से अभी कंप्लीट करें। पी ब्लॉक के बाद उत्कृष्ट गैस का एक चैप्टर है, वो खत्म हो जाए तो पी ब्लॉक मेरा ख्याल है इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर चल ही रहा है। इसके अभी के वीडियो भी भेज दूंगा, और इसके प्रीवियस कुछ वीडियो हैं वो भी भेज दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, चलें फिर। ओके।